गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था परिसज्जा। तो परिसज्जा में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि परिसज्जा दो तरह की होती है, रासायनिक परिसज्जा और यांत्रिक परिसज्जा। तो उसमें हमने जो यांत्रिक परिसज्जा है वो पूरी पढ़ ली थी। तो यांत्रिक परिसज्जा मैंने आपको ये कहा था, ये एक चार्ट है, इसमें आप देख लेना, सारी यांत्रिक परिसज्जाएँ दे रखी है। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है रासायनिक परिसज्जा। तो रासायनिक परिसज्जा देखो, हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। तो रासायनिक परिसज्जा में पहली है मर्सिराइजिंग। मर्सिराइजिंग देखो, इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार और कांतियुक्त बनाया जाता है। अधिकतर ये परिसज्जा सूती धागों और वस्त्रों पे दी जाती है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी इनकी रेशो की, तब मैंने आपको कहा था कॉटन जो होता है वो खुरदरा रेशा होता है। तो कॉटन के जो वस्त्र होते हैं वो पहनने में काफ़ी सुविधाजनक होते हैं और हर वर्ग जो है वो कॉटन पहनना चाहता है। तो कॉटन के जो रेशे होते हैं उनको चमकदार बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए मर्सिराइजिंग की परिसज्जा दी जाती है। मर्सिराइजिंग का देखो आविष्कार 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्सर ने किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को मर्सिराइजिंग रखा गया। मार्सर से इसका नाम मर्सिराइजिंग रखा गया है। मर्सिराइजिंग प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है। कि वस्त्र जो होता है, मर्सिराइजिंग की अगर प्रक्रिया हम देते हैं तो रेशे, जैसे मान लो ये रेशा है, इसमें सल्क निकले रहते हैं। आपको पढ़ाया था मैंने, कॉटन में और ऊन में दोनों में ही सल्क निकले रहते हैं। तो ये जब क्या होता है, फूल जाता है। फूलने से क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये सल्क अंदर चले जाते हैं और रेशा जो है वो लंबाई में कम हो जाता है और चौड़ाई में बढ़ जाता है। फलता वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र सघन हो जाता है, चिकना एवं चमकदार हो जाता है और साथ ही साथ वस्त्र की जो जल अवशोषण की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। देखो, मर्सिराइजिंग अगर हम करते हैं तो वस्त्र को पहले विशेष रूप से तैयार 18% से लेकर 20% तक कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में 8 से लेकर 10 घंटे तक हम भिगो के रखते हैं। इसके पश्चात वस्त्र को निकालकर खींचकर तान दिया जाता है। इसके बाद इस पर समान मात्रा में ताप एवं दबाव प्रवाहित किया जाता है। वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धोकर साफ किया जाता है। कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए वस्त्र को हल्के अम्ल से धोकर पुनः स्वस्थ पानी में धोकर खंगाला जाता है। देखो क्या किया जाता है, मर्सिराइजिंग करने के लिए 18 से लेकर 20% तक हम कास्टिक सोडा लेते हैं, उसको ठंडे पानी में घोलते हैं और उस पानी में हम वस्त्र को 8 से लेकर 10 घंटे तक डिप करके रखते हैं। उसके बाद जो कास्टिक सोडा होता है वो क्षारीय प्रभाव होता है, उसको कम करने के लिए हम उसको अम्ल से धोते हैं। अम्ल से धोकर उसको साफ पानी में धोकर उसको हम तान के सुखाते हैं और तानने के साथ साथ हम उस पर समान मात्रा में दबाव और ताप देते हैं, जिससे वस्त्र क्या होता है, स्थायी हो जाता है। दूसरी परिसज्जा इसमें आती है सिलवट परिरोधी परिसज्जा। इसमें क्या होता है, देखो, सूती एवं लिनन के वस्त्रों में तन्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदन का अभाव रहता है। देखो, सूती और लिनन दोनों में ही क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, प्रतिस्कंदता नहीं रहती है। तो इस कारण ये वस्त्र शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं। क्रश का मतलब बहुत ज़्यादा सलवटें इनमें आ जाती है और इनमें सलवटें पड़ जाती है और इसका बाह्य स्वरूप एक बार पहनने पर ही बिगड़ जाता है। कि इसकी जो केयर है वो बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। आजकल जो भागा दौड़ की ज़िंदगी होती है उसमें लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो वस्त्र पे इतना समय दे सके। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सिलवट रोधी परिसज्जा वस्त्र पे दी जाती है, जिससे वस्त्र को रासायनिक रेजिन, मेलेमाइन तथा गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण तथा उच्च तापक्रम पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। इसके पश्चात सफ़ेद व हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एवं गहरे रंग वाले को फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, ये नाम याद रखना, जो गहरे रंग के होते हैं उनको तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से धोया जाता है और जो हल्के रंग के होते हैं उनको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इससे वस्त्र क्या होता है, लचीला और सिलवट अवरोधी बन जाता है। कौन कौन से पदार्थ दिए जाते हैं, रेजिन, मेलेमाइन और गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण में इसको
सुखाया जाता है। उसके पश्चात जो हल्के रंग के और सफ़ेद रंग के वस्त्र होते हैं उनको तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से, और जो गहरे रंग के होते हैं उनको फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से प्रतिक्रिया दी जाती है। और रेजिन के अणु फूलकर रेशों से भली भांति चिपक जाते हैं और बार बार धुलाई अथवा ड्राई क्लीन के पश्चात भी अलग नहीं होते हैं, जिससे वस्त्र में क्या होता है, सलवटें नहीं आती है। अगला आ रहा है हमारा जल अभेदी परिसज्जा। इसमें क्या होता है, ऐसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो जल को के लिए अवरोधी होते हैं, जल उनसे पार नहीं हो सकता है, मतलब उनको जल भेद नहीं सकता है। तो ऐसी परिसज्जा कौन से वस्त्र पे दी जाती है? देखो, बरसाती वस्त्रों पर, तिरपाल, छतरी आदि पर दी जाती है। जल अभेद परिसज्जा के लिए वस्त्र की सतह पर प्लास्टिक या रबड़ की रासायनिक रेजिन की एक परत लगाकर वस्त्र के सभी छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। जैसे वस्त्र होता है, ये वस्त्र है, इसके ऊपर किसी भी रेजिन या प्लास्टिक की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वस्त्र में जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिनसे पानी पार हो सकता है, वो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ऐसे वस्त्र जो है वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब पोर्स बंद कर दिए जाते हैं, इनके छेद बंद कर दिए जाते हैं, तो हवा का प्रवाह भी बंद हो जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला जो अग्नि अभेद परिसज्जा। इस परिसज्जा में क्या होता है कि ये जो वस्त्र होते हैं वो आग नहीं पकड़ते हैं, तो अग्निशमन में जो भी कार्य करते हैं कर्मचारी, उनके लिए अग्नि अभेद परिसज्जा वस्त्रों पर दी जाती है। अग्नि अभेद परिसज्जा देने के लिए वस्त्र के दोनों ओर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है जो अज्वलनशील होता है। ठीक है, इस लेप से वस्त्रों के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, परंतु लचीलापन एवं कोमलता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए पहनने पर आरामदायक महसूस होता है। अगला आ रहा है विरंजन। विरंजन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि इनका मेन उद्देश्य होता है रंग उड़ाना। तो जो बुनाई की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी वस्त्र पर तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं, धूल मिट्टी के संपर्क में आकर वस्त्र गंदे मटमैले हो जाते हैं, अतः इन्हें सफ़ेद, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए विरंजन करना आवश्यक होता है। विरंजन का कार्य धागों और वस्त्रों दोनों पर किया जाता है। हम धागों पे भी ब्लीचिंग कर सकते हैं, विरंजन कर सकते हैं, और धागों से वस्त्र बनाने के बाद भी हम ब्लीचिंग का कार्य कर सकते हैं। अगला आ रहा है, देखो ये जो विरंजक है, विरंजक को हमने दो भागों में बांटा है, ऑक्सीकारक विरंजक और अवकारक विरंजक। आप नाम से देखो, ऑक्सीकारक विरंजन में ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर मुख्य यौगिक से अलग हो जाता है और स्थान विशेष पर प्रतिक्रिया द्वारा वस्त्र में सफ़ेदी लाता है। देखो क्या कह रखा है इसमें कि ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर मुख्य यौगिक से अलग हो जाता है। अगर मान लो कोई स्पोर्ट है, ये इसमें ऑक्सीजन कंपोनेंट है, तो ये क्या करता है कि जब भी यौगिक से अलग हो जाता है, जब भी ये वस्त्र के संपर्क में आता है, तो जो स्पोर्ट है वो अलग हो जाता है। तो इसके देखो आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीकारक विरंजक के उदाहरण बताइए, अवकारक विरंजक के उदाहरण बताइए। तो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब ऑक्सीकारक विरंजक के होते हैं। अवकारक में क्या होता है, इस विरंजक पदार्थों का अपचयन हो जाता है, इसलिए इन्हें अवकारक कहते हैं। स्टेनस क्लोराइड, जिंक, चूर्ण, फेरस, ज़्यादातर हम जो विरंजक पदार्थ काम में लेते हैं वो हम ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है। अब आ जाओ कीटरोधी परिसज्जा। इसमें क्या होता है, ऊन तथा ऊनी रेशों से निर्मित वस्त्रों पर कीड़े शीघ्रता से आक्रमण करते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार कीमती वस्त्र जैसे कालीन, स्वेटर, ऊनी चादर, शॉल, कार्डिगन, दरी, इन सब में कीड़े बहुत आसानी से लग जाते हैं और इनको कीड़ों से बचाने के लिए हमें कीटरोधी परिसज्जा दी जाती है, ताकि कीड़ों से वस्त्र का नुकसान न हो और हम उसे आसानी से रख सकते हैं। तो कीटरोधी परिसज्जा देने के लिए कुछ विषैले पदार्थ जैसे सिलिको, फ्लोराइड, फ्लोरीन के यौगिक, पराडाइक्लोरोबेंजीन आदि वस्त्रों की सतह पर लगा दिए जाते हैं, या सूखे नीम की पत्तियां, नेपथेलिन जो हम कपूर की गोलियां बोलते हैं वो, ये सब क्या होते हैं, कीटरोधी परिसज्जा में काम आते हैं। अगला आ जाओ फफूंद
अवरोधी परिसज्जा, फफूंद अवरोधी परिसज्जा है, ये भी क्या होती है कि ऊनी, सूती, ऊनी, रेयॉन तथा लिनन के वस्त्रों पर अक्सर फफूंद लग जाती है। जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं उन पे ज़्यादातर फफूंद लगने का खतरा रहता है, खासकर जब माड़ लगे वस्त्रों को अंधेरे युक्त नमयुक्त वातावरण में काफ़ी दिनों तक रख दिया जाता है। अगर किसी वस्त्र में स्टार्च है और उस स्टार्च से युक्त वस्त्र को हम लंबे समय तक नमी युक्त और अंधेरे वातावरण में अगर हम रख देते हैं तो उन पे छोटे छोटे काले काले डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, और उन डॉट्स की जगह क्या होता है, वस्त्र कट जाता है। तो उसे हम फफूंद की वो मानते हैं, लक्षण मानते हैं, और ये जो होता है वो वस्त्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो फफूंद अवरोधी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड से प्रक्रिया करवाते हैं। अगला जो वजन बढ़ाना, जैसे सिल्क का रेशा होता है, ये प्राकृतिक रेशा होता है और ये वजन में काफ़ी हल्का होता है। तो सिल्क के रेशे को भारी बनाने के लिए हमें एक परिसज्जा दी जाती है, ताकि उससे हम क्या करें कि वस्त्र का निर्माण कर सके। तो इसके लिए हम जब वजन बढ़ाने के लिए हम धात्विक लवण, मतलब ऐसे लवण जिनमें धातु की मात्रा होती है, तो धात्विक लवण का प्रयोग करते हैं। स्थिर विद्युत अवरोधक, स्थिर विद्युत अवरोधक में देखो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा करंट पास नहीं होता है, या जो करंट के कुचालक होते हैं। तो इनमें देखो नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर व अन्य संश्लेषित कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज होने का अवगुण आ जाता है। अधिक घर्षण होने पर यह दोष और अधिक उजागर हो जाता है। स्थिर विद्युत चार्ज के कारण वस्त्र शरीर से चिपक जाता है। आप देखते हो कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो शरीर से चिपक जाते हैं, और ख़ास तौर में सर्दियों में। तो वस्त्र को उतारते समय उसमें से चमक के साथ चिड़ की आवाज़ आती है। जैसे ऊनी कंबल होते हैं, उनको आप सीधा करते हो तो कई बार आप में को चढ़ की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो इस स्थिर विद्युत अवरोधक को रोकने के लिए भी इसमें परिसज्जाएँ दी जाती है। अगला जो अवशोषण क्षमता परिसज्जा, तौलिए, चादर, नैपकिन, बच्चों के वस्त्र, मेजपोश आदि में अवशोषण क्षमता होना अनिवार्य है। लिनन, सूती, रेयॉन, ऊनी वस्त्रों में अवशोषण क्षमता प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है। फिर भी इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हें अमोनिया के यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। और साथ ही साथ अगर हम मर्सराइजिंग की प्रक्रिया करते हैं तो भी उसमें अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, जो अभी हमने पहले पढ़ा है। मिट्टी एवं दाग धब्बों के प्रति अवरोधकता, बार बार के प्रयोग से वस्त्र में विविध प्रकार के दाग धब्बे, धूल के कण, ग्रीस आदि लग जाते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में दाग धब्बे शीघ्रता से लगते हैं और देरी से छूटते हैं। पॉलिस्टर हुआ, रेयॉन हुआ, ये आपका नायलॉन हुआ, इन जो मतलब कृत्रिम रेशे जो भी हैं, इनमें आपके दाग धब्बे हैं वो शीघ्रता से नहीं लगते हैं। तो प्राकृतिक रेशों को दाग धब्बे और मिट्टी से बचाने के लिए इनमें परिसज्जाएं दी जाती है। अगला जो एंटीसेप्टिक परिसज्जा, ये परिसज्जा बहुत विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों में दी जाती है। जैसे चिकित्सा के काम आने वाले पट्टियाँ, वस्त्र, धागे आदि एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण किए हुए होते हैं। वस्त्र को साइजिंग करते समय ही इन्हें एंटीसेप्टिक के घोल में डुबोकर फिर वस्त्र को घोल से निकालकर सुखा लिया जाता है। एंटी स्नैक परिसज्जा, आजकल नीटिंग से बने वस्त्रों का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नीटिंग और वीविंग दोनों में अंतर मैंने आपको बताया है। तो नीटिंग से जो बने वस्त्र होते हैं, जैसे क्रोशिया से बने हुए वस्त्र हैं, का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। नीटिंग से बने वस्त्र लेस दिखने में बहुत सुंदर, आकर्षक व कांतिमय लगते, पर तो नीटिंग से बने वस्त्रों में उधेड़ने का गुण रहता है। मतलब एक धागा अगर निकल जाता है तो पूरा वस्त्र ही उधेड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए एंटी स्नैक परिसज्जा दी जाती है कि वस्त्र आसानी से उधड़ता नहीं है। अगला जो बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा, ये परिसज्जा वैसी है जैसे फफूंद अवरोधी परिसज्जा हमने पढ़ी है। तो वस्त्र को न केवल फफूंद ही नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी वस्त्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खासकर जो पसीने की गंध वाले युक्त स्थान होते हैं, वहाँ बैक्टीरिया आसानी से आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे वस्त्रों पर बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा आवश्यक दी जाती है। अगला जो सिकुड़न रोधी परिसज्जा,
सिकुड़न रोधी परिसज्जा देखो जैसे कॉटन है, कॉटन बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होता है, तो जब हम कॉटन का कोई कपड़ा अपने लिए परिधान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले ही वॉश करके देख लेते हैं कि उस कपड़े में कितने श्रिंकेज आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो कपड़ा होता है उसको पहले से ही ऐसी परिसज्जा दी जाती है ताकि वो सिकुड़े ना। देखो वस्त्र को पूर्व आकार ग्रहण करने के लिए, ताकि ये शीघ्रता से दबाव पड़ने अथवा खींचने के उपरांत भी अपनी मूल आकृति व आकार को प्राप्त कर ले, सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अस्थिर वस्त्र शीघ्रता से अपने मौलिक आकार एवं आकृति को ग्रहण नहीं कर पाते और उनमें फैलने और सिकुड़ने का दोष आ जाते। इससे वस्त्र दिखने में क्या होते हैं, भद्दे बेढंग लगते हैं। और सूती, लिनन और रेयन वस्त्र अक्सर पहली बार धोने पर के पश्चात सिकुड़ जाते हैं, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो कम हो जाती है। और जो हम परिधान बनाते हैं वो परिधान एक बार पहनने के पश्चात ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं से को रोकने के लिए सिकुड़न रोधी परिसज्जा दी जाती है। अब देखो सिकुड़न रोधी परिसज्जा है वो भी दो तरीके की होती है, लगातार होने वाली सिकुड़न और ढीली अवस्था में सिकुड़न। आप बस इतना ही ध्यान रख लेना कि होती है। अगली आ जाओ स्थायी प्रेस। देखो क्लैंडरिंग हमने पढ़ा है, क्लैंडरिंग में हमने ये क्या कहा है कि जो प्रेस होती है स्त्री का ही जो कमर्शियल रूप होता है वो क्लैंडरिंग होता है। तो यहाँ पे स्थायी प्रेस का मतलब ये है कि सूती, लिनन और रेयन के जो धागे होते हैं या वस्त्र होते हैं वो उनमें सिलवटें बहुत शीघ्रता से पड़ जाती है और ये वस्त्र एक या दो बार पहनने के बाद ही क्रश हो जाते हैं। तो बार बार प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आजकल की भागा दौड़ की ज़िंदगी में इतना समय आम लोगों के पास नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए स्थायी प्रेस जैसी परिसज्जा वस्त्र को दी जाती है। इससे क्या होता है, धो और पहनो जैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो आरामदायक भी होते हैं और हमारे लिए क्या होता है, समय की बचत भी करते हैं और साथ ही साथ श्रम की बचत भी करते हैं। तो ये हो गई आपकी रासायनिक परिसज्जा। तो परिसज्जा वाला जो चैप्टर है आपके वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यांत्रिक परिसज्जा का एक वीडियो मैंने आपको भेज दिया और रासायनिक परिसज्जा का वीडियो आज आपके पास है। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म पूरा देखना चाहते हो रासायनिक परिसज्जा तो देखो मर्सराइजिंग दे रखा है पूरा, सल्फर रोधी पूरा दे रखा है आपको, जल अभेद, अग्नि अभेद, ठीक है, विरंजय, कीट रोधी, जो भी परिसज्जा आपके है 16 स्थायी परिसज्जा है तो ये आपके दे रखी है। इसको आप अगर याद करते हो तो यहाँ से याद कर लेना, ये देखो पूरी आपको दे रखी है ना, तो यहाँ से आप इस चैप्टर को देख लेना।